हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड बुक पैनोरमा पार्ट फर्स्ट जो 9th क्लास की बुक है, इसके प्रोस पार्ट से चैप्टर 7th पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है काठमांडू। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं और हिंदी में इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग राइटर विक्रम सेठ के बारे में पढ़ेंगे। Vikram Seth, born in Kolkata in 1952, was educated at Oxford. विक्रम सेठ, जिनका जन्म 1952 को कोलकाता में हुआ, इनकी पढ़ाई इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। He has traveled widely and has captured his experiences of China, Tibet and Nepal in his famous book Heaven Lake, which won the Thomas Cook Travel Book Award. ट्रैवल्ड का मतलब होता है यात्रा करना, और वाइडली व्यापक रूप से विक्रम सेठ ने बहुत ज़्यादा यात्रा करी, और जो भी इनके चाइना, तिब्बत और नेपाल के अनुभव रहे हैं, इनको इन्होंने अपनी प्रसिद्ध बुक, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध बुक, हेवन लेक में कैप्चर्ड किया, व्यक्त किया हुआ है। विच वॉन द थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड, और जिसके लिए यानी हेवन लेक जो इनकी प्रसिद्ध बुक है, इसके लिए इनको थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड भी प्रदान किया गया है। द प्रेजेंट पीस काठमांडू, विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक, ब्यूटीफुली डिलिनिएट्स द ब्यूटी ऑफ काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। द प्रेजेंट पीस काठमांडू, प्रस्तुत भाग काठमांडू जो है, विच इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक, जो कि हेवन लेक इनकी जो प्रसिद्ध बुक है हेवन लेक, इसी का एक्सट्रैक्ट है, यानी भाग है, हिस्सा है। ब्यूटीफुली डिलिनिएट्स द ब्यूटी ऑफ काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू की सुंदरता को बहुत ही सुंदर तरीके से, ब्यूटीफुली सुंदर तरीके से, डिलिनिएट्स का मतलब होता है चित्रित करता है या वर्णन करता है। आइए अब हम लोग लेसन की ओर बढ़ते हैं। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। विक्रम सेठ कहते हैं कि शहर के बीचों बीच, सेंटर ऑफ टाउन, शहर के बीचों बीच मैं एक सस्ता सा रूम पाता हूँ और वहाँ घंटों में आराम करता हूँ, सोता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द 2 temples इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सीक्रेट टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। अगली सुबह मैं मिस्टर शाह के बेटे और उसके भतीजे के साथ काठमांडू में 2 मंदिरों को देखता हूँ। 2 मंदिरों का मैं भ्रमण करता हूँ, जो कि हिंदुओं के लिए और बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब होता है पवित्र। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the ground. At पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर में, जो कि काठमांडू में हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिर है, यहाँ पे बाहर साइड में, आउटसाइड बाहर साइड में एक साइन बोर्ड लगा है जो प्रोक्लेम्स करता है, जो कि घोषणा करता है, एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, कि यहाँ केवल हिंदू आ सकते हैं, केवल हिंदुओं का प्रवेश यहाँ है। देर इज एन एटमोसफियर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन, और वहाँ का जो वातावरण है, एटमोसफियर कैसा है, फेब्रिल कन्फ्यूजन, अति भीड़ भाड़, अति व्यस्तता की स्थिति है। प्रीस्ट, पुजारी, हॉकर्स, फेरी वाले, डिवोटी, श्रद्धालु, टूरिस्ट, तीर्थयात्री, काउस, मंकीज, पिजन्स, कबूतर एंड डॉग्स रोम्स थ्रू द ग्राउंड, ये सभी मंदिर के परिसर में, मंदिर के आंगन में, सब इधर से उधर घूम रहे हैं। तो वहाँ का वातावरण बहुत भीड़ भाड़ की स्थिति है, बहुत अति व्यस्तता की स्थिति है। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, विक्रम सेठ कहते हैं, और हमने भी थोड़ा सा पुष्प अर्पित कर लिया, थोड़ा सा फूल चढ़ा दिए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. There are so many worshippers. Worshippers मतलब होते हैं आराधना करने वाले,
पूजा करने वाले, तो वहाँ बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आए होते हैं और उसी में से कुछ लोग, दैट सम पीपल, कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पृष्ठ का, पुजारी का ध्यान अपनी ओर कर सके, या ये कह सके कि पुजारी उनके लिए प्रेयर करे, दुआ करे। वही लोग जो पृष्ठ का अटेंशन खींच रहे थे, वही लोग जो भी पीछे से लोग थे जो कि आगे आना चाह रहे थे, आगे आ रहे थे, उनके द्वारा ये कहुनियों से एक साइड कर दिए जाते हैं। एल्बोड असाइड, कोहनियों से धक्का देकर एक किनारे कर दिए जाते हैं। पुशिंग का मतलब होता है धक्का देना। ए प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरीवन बाउस एंड मेक्स वे। यहाँ पर नेपाली शाही घराने की या राज घराने की, रॉयल हाउस राज घराने की एक प्रिंसेस आती है, राजकुमारी आते हैं और सभी लोग उसको झुककर प्रणाम करते हैं। एवरीवन बाउस, बाउस का मतलब होता है झुककर प्रणाम करना, एंड मेक्स वे, और उसके लिए रास्ता देते हैं। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ saffron clad westerns स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, और वहीं पे मंदिर के मुख्य द्वार पे, बाय द मेन गेट, मुख्य द्वार पर, ए पार्टी ऑफ saffron clad westerns, पश्चिमी लोगों का एक समूह जो कि साफरन कलर, साफरन वस्त्र धारण किए हैं, भगवा वस्त्र, केसरिया वस्त्र धारण किए हुए था, वो मंदिर में प्रवेश पाने की अनुमति के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है। परमिशन, अनुमति। द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूस, ओनली हिंदूस आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। और जो गेट पे पुलिस मैन खड़ा था, जो वॉचमैन खड़ा था, वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये लोग हिंदू हैं, क्योंकि भले से ये साफरन कलर का वस्त्र धारण किए थे, भगवा वस्त्र धारण किए थे, लेकिन ये देखने में हिंदू नहीं लग रहे थे। और चूंकि मंदिर का रूल्स था ओनली हिंदूस आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, कि उस टेम्पल में, उस मंदिर में केवल हिंदुओं के लिए ही प्रवेश है। A fight breaks out between two monkeys. अब यहाँ पे दो बंदरों में झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। breaks out, शुरू हो जाना। One chases the other, एक ने दूसरे का पीछा किया। Who jumps onto a शिवलिंगा, और दूसरा जाकर शिवलिंग पे जंप कर जा रहा है, कूद जा रहा है। Then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati which flows below. और उसके बाद चिल्लाते हुए, चीखते हुए, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखते हुए, मंदिर के चारों तरफ ये लोग दौड़ते हैं और फिर ये नदी के नीचे वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पर नीचे में होली बागमती नदी बह रही होती है। होली, पवित्र बागमती नदी बह रही होती है। ए कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, वॉशर विमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। और वहीं पर उस नदी के किनारे, ऑन इट्स बैंक, जो होली बागमती नदी है उसी के किनारे एक कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मृत शव। तो यहाँ पे मृत शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, क्रीमेटेड, दाह संस्कार किया जा रहा था। वहीं पे औरतें जो थी वो कपड़ा धुल रही थी और बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम ए बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। एक बालकनी से फूलों से और पत्तियों से भरी हुई टोकरी, ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, फूल और पत्तियों से भरी हुई टोकरी, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, और पुराने भेंट या चढ़ावा जो कि अब मुरझा चुके थे, विल्टेड, मुरझा चुके थे, इस ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में ड्रॉप्ड कर दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है, बहा दिया जा रहा है। ए स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, व्हेन इट इज emerged fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on the earth. On the river bank, नदी के किनारे ही, a small shrine, एक छोटा सा मंदिर। श्राइन का मतलब होता है मंदिर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या समाधि भी कह सकते हैं, किसी देवता या देवी का समाधि भी बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा मंदिर है,
हाफ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, और वो स्टोन प्लेटफॉर्म पर है, यानी कि पत्थर का एक चबूतरा है और उसी पे एक छोटा सा मंदिर है जो कि हाफ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, जो कि आधा पानी में है और आधा पानी से ऊपर है। When it is emerge fully, जो ये पूरी तरह से बच गया, emerge का मतलब होता है बच जाना, ये अगर पूरी तरीके से बच जाता है, the goddess inside will escape, तो जो इस श्राइन के अंदर, जो इस मंदिर के अंदर देवी बैठी हुई है, वो escape हो जाएगी, वो बच जाएगी। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग, और कलयुग का जो बुरा दौर चल रहा है, एविल पीरियड चल रहा है, बुरा दौर चल रहा है, विल एंड ऑन द अर्थ, वो धरती से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एट द बौद्धनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। वहीं पे बौद्धनाथ स्तूप में, जो कि काठमांडू में बुद्धिस्ट लोगों का मंदिर है, श्राइन का मतलब होता है मंदिर, काठमांडू में ये बुद्धिस्ट लोगों का मंदिर है, बौद्धनाथ स्तूप। देयर इज इन कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट का मतलब होता है तुलना में। अभी अभी हम लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा है कि वहाँ अति भीड़ भाड़ या अति व्यस्तता की स्थिति है, वहाँ पे बिल्कुल शांति का माहौल नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पे सेंस ऑफ स्टिलनेस, यहाँ बिल्कुल शांति है। इट इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाई अ रोड, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, यहाँ का जो सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा गुंबद है, डोम का मतलब गुंबद है, वो चारों तरफ से रोड से, सड़क से घिरा हुआ है। रिंग्ड बाई अ रोड, एक सड़क से घिरा हुआ है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और छोटी दुकानें इसके आउटर एज पे, बाहरी छोर पे लगी हुई है। मेनी ऑफ दिस आर ओन्ड बाई तिब्बतियन इमिग्रेट्स, और बहुत सारे दुकानों के जो मालिक हैं यहाँ के तिब्बतियन प्रवासी हैं। इमिग्रेट्स का मतलब होता है प्रवासी, तिब्बतियन प्रवासी हैं। फेल्ट बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरीज कैन बी बॉट हियर, यहाँ पे फेल्ट बैग, तिब्बतियन प्रिंट्स वाले कपड़े और चांदी के गहने यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं। देर आर नो क्राउड, यहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, यहाँ के आस पास की तंग गलियों में ये शांति का स्वर्ग है। क्वाइटनेस, हेवन ऑफ क्वाइटनेस, शांति का स्वर्ग है। काठमांडू इज विविध, मर्सिनरी, रिलीजियस, with small shrines to flower adored deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate, or copper utensils and Nepalese antiques. काठमांडू इस विविध, काठमांडू जीवंत है, मर्सिनरी व्यापारिक है, रिलीजियस और धार्मिक भी है, विथ स्मॉल श्राइन्स यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर हैं, टू फ्लावर अडोर्ड डाइटिस जहाँ पे देवी देवताओं को, डाइटिस को फ्लावर अर्पित है, फूल अर्पित किए गए हैं, चढ़ाए गए हैं। एलोंग द नारोवेस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, और इसके अलावा यहाँ की गलियाँ बहुत नारोवेस्ट, तंग है, एंड बिजिएस्ट और व्यस्त है, विथ फ्रूट सेलर, किससे? फ्रूट सेलर से, यानी फल विक्रेताओं से, फ्रूट सेलर्स बांसुरी विक्रेता से, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड घूम घूम कर बेचने वाले फेरी वालों से, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स यहाँ की दुकानों पे पश्चिमी सभ्यता के या पश्चिमी देशों के विदेशी कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें मिलती है। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट यहाँ की दुकानों पे फिल्म रोल और चॉकलेट भी मिलती है। और कॉपर यूटेंसिल्स यहाँ पे तांबे के बर्तन भी मिलते हैं, एंड नेपालीस एंटिक्स और नेपाली सामान भी मिलते हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, कार हॉर्न्स साउंड, bicycle bells ring, stray cow low coaxingly at motorcycles, vendors shout out their wares. Film songs blare out from the radios, रेडियो से फिल्मी गाने बजते हैं, ब्लेयर आउट बजते हैं।
कार हॉर्न्स साउंड, कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। बाइसिकल बेल्स रिंग, यहीं पे साइकिल की घंटी बजती है। स्ट्रे काउ लो कोशिंगली एट मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल पर जो आवारा गायें हैं जो कि खुले में घूमती हैं, गाय बैल, ये कुछ पाने के लिए मोटरसाइकिल्स पे चिल्लाते हैं या बोलते हैं। लो कोशिंगली यानी कि कुछ पाने के लिए वो लोग बोलते हैं। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और वेंडर्स जो है, दुकानदार जो है, अपने वेयर्स को, अपने सामान को बेचने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाई अ बार ऑफ मार्जिपन, ए कॉर्न ऑन द cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a reader's digest. विक्रम सेठ कहते हैं आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, माइंडलेसली का मतलब होता है बिना सोचे विचारे। इंडल्ज मौज मस्ती करना, बिना सोचे विचारे विक्रम सेठ भी मौज मस्ती कर लेते हैं। बाई अ बार ऑफ मार्जिपन, और वो एक चीनिया मिठाई की टिकिया खरीदते हैं। मार्जिपन का मतलब होता है चीनिया मिठाई की एक बार खरीदते हैं, टिकिया खरीदते हैं। ए कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पावेमेंट, रोस्टेड का मतलब होता है भुना हुआ, चारकोल ब्रेजियर कोयले की अंगीठी पर, पावेमेंट का मतलब होता है फुटपाथ पर। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं चिनिया मिठाई की एक टिकिया खरीद लेता हूँ, उसके बाद फुटपाथ से मैं कोयले की अंगीठी पे भुना हुआ एक भुट्टा खरीदता हूँ। रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, जिस पे नमक, मिर्च पाउडर और लेमन यानी कि नींबू रगड़ा गया था। एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और एक जोड़ा मैं लव स्टोरी की कॉमिक्स खरीदता हूँ। एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और यहाँ तक कि एक रीडर डाइजेस्ट भी खरीदता हूँ। ऑल दिस आई वॉज डाउन विथ कोको कोला एंड ए नॉर्सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। और फिर ये कह रहे हैं इन सब खाने के साथ साथ मैं कोको कोला भी लेता हूँ, कोको कोला पीता हूँ, और एक जी मिचलाने वाला, नॉर्सिटिंग का मतलब होता है जी मिचलाने वाला, ऑरेंज जूस भी पी लेता हूँ, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, विक्रम सेठ विचार करते हैं, सोचते हैं। कंसीडर मतलब होता है विचार करना, सोचना। तो ये सोचते हैं कि किस रास्ते इनको घर जाना चाहिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Gangas past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. कह रहे हैं कि यदि मैं यात्रा के उत्साह से, इंथुसियास्म का मतलब होता है उत्साह, यदि मैं यात्रा के उत्साह से प्रेरित होता, प्रोपेल्ड प्रेरित होता, तो मैं ट्रेन या बस से होकर पटना जाता। देन सेल अप द गंगास, और उसके बाद गंगा में नाव से बनारस जाता, और बनारस से होकर मैं इलाहाबाद जाता। देन अप द यमुना, और उसके बाद यमुना के रास्ते पास्ट आगरा टू दिल्ली, मैं आगरा से होकर दिल्ली को जाता। बट आई एम टू एग्जॉटेड एंड होम सिक, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। एग्जॉटेड मतलब होता है थक जाना। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, एंड होम सिक, और मुझे अब घर की याद भी आ रही है। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और ये अगस्त का आखिरी दिन है आज। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। तो ये अपने आप में कहते हैं कि नहीं, अब मुझे घर जाना चाहिए। गो होम, अपने आप में ये कहते हैं नहीं, घर चलो भाई, घर चलो, सीधे सीधे घर चलो। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। अब ये सीधे नेपाल एयरलाइंस ऑफिस जाते हैं, और वहाँ से ये कल की फ़्लाइट की एक टिकट खरीदते हैं। I look at the fruit seller standing in a corner of the square near the hotel. विक्रम सेठ कहते हैं कि होटल के पास चौराहे पर कोने में मैं एक फ्रूट सेलर को, बांसुरी विक्रेता को खड़ा देखता हूँ।
स्टैंडिंग खड़ा, स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा। इन हिज हैंड इज ए पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप from which 50 or 60 बांसुरीज produced in all directions like the quills of a porcupine. In his hand is a pole, उसके हाथ में एक खंभा है, with an attachment at the top, और उसके टॉप में, उसके ऊपरी हिस्से में अटैच्ड है, अटैच्ड मतलब लगा हुआ है। क्या? तो 50 और 60 बांसुरीज, 50 से 60 बांसुरी यहाँ इसके ऊपरी हिस्से में लगे हुए हैं। प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शंस, जो कि सभी दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शंस सभी दिशाओं में प्रोड्यूस बाहर की ओर निकले हुए हैं। लाइक द क्वील्स ऑफ अ पोर्कोपाइन, पोर्कोपाइन के कांटे की तरह। अब पोर्कोपाइन क्या है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। पोर्कोपाइन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साहिल, एक जानवर है, और क्वील्स जो इसके ऊपर बॉडी पर कांटे होते हैं उसको हम लोग क्वील्स बोलते हैं। तो बिल्कुल ये जो बांसुरी की ढांचा है ना, बिल्कुल पोर्कोपाइन के क्वील्स की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारी बांसुरियाँ पोल के ठीक टॉप पे है, ऊपरी हिस्से पर ही है। दे आर ऑफ बाम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। अब ये सारी बांसुरियाँ बाम्बू की बनी है, बांस की बनी हुई है, और यहाँ पे कई तरह की बांसुरी है। यहाँ पे 2 नाम दिया हुआ है, क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, ये बांसुरी के नाम है। तो कई तरह की बांसुरियाँ इसमें है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट्स अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स। बीच बीच में, फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में वो अपने पोल को जमीन पर रख देता है, जमीन पर खड़ा कर देता है, और उसमें से एक बांसुरी को सेलेक्ट करता है, चुनता है, और उसे कुछ मिनट्स के लिए, कुछ समय के लिए बजाता है। द साउंड राइसेस क्लियरली अबव द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइसिस। और जो बांसुरी की आवाज़ है ना, वो हॉकर के, यानी जो फेरी वाले चिल्ला चिल्ला के अपने वेयर्स को, अपने सामान को बेचते हैं कि ले लो ले लो, और उसी तरह से जो ट्रैफिक की शोरगुल है, जैसे कि कार हॉर्न, बाइसिकल की आवाज़ें, बहुत सारी आवाज़ें होती है ट्रैफिक में, तो इन सभी शोरगुल से हट के एकदम साफ तरीके से बांसुरी की मधुर और सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। और ये बांसुरी वाला जो है अपने बांसुरी को बड़े ही आराम आराम से बजाता है, मेडिटेटिवली बहुत ही ध्यान मग्न होकर बजाता है, विदाउट एक्सेसिव बहुत ज़्यादा दिखावा न करते हुए। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखावा करना है, एक्सेसिव ज़्यादा, तो ज़्यादा दिखावा किए बिना ही वो अपनी बांसुरी को आराम आराम से और ध्यान मग्न होकर बजाता है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वेयर्स का मतलब होता है सामान, माल, तो अपने माल को, अपने सामान को बेचने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता नहीं है, जैसे कि बाकी फेरी वाले हॉकर्स चिल्लाते हैं, उस तरीके से ये अपने सामान को बेचने के लिए नहीं चिल्लाता है। Occasionally he makes a sell, but in a curiously offended way, as if this were incidental to his enterprise. Occasionally, कभी कभार, he makes a sell, अपनी बांसुरी को वो बेचता है, बट इन ए क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, लेकिन अजीबो गरीब लापरवाह तरीके से, बेपरवाह तरीके से, क्यूरियसली अजीबो गरीब, ऑफेंडेड वे बिल्कुल बेपरवाह तरीके से, लापरवाह तरीके से वो रहता है। as if this were incidental to his enterprise, जैसे ऐसे लगता है कि उसके जीविकोपार्जन का या धंधे का ये एक संयोग है या हिस्सा है, यही पैटर्न है, यही ढंग है, यही तरीका है। बहुत ही वो लापरवाह तरीके से अपने सामान को वो बेचता है, उसके लिए ज़्यादा वो दिखावा नहीं करता है, इसीलिए तो उसकी बांसुरी कभी कभार ही बिकती है और नहीं तो नहीं बिकती है। Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller, और कभी कभी वो अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देता है कि वो फ्रूट सेलर फल विक्रेता से बात करें। तो फल विक्रेता से बात करने के लिए वो अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देता है। ब्रेक्स ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना।
I imagine that this has been the pattern of his life for years. विक्रम सेठ कहते हैं कि आई इमेजिन, मैं ऐसा विचार करता हूँ, मैं ऐसा कल्पना करता हूँ कि शायद उस बांसुरी विक्रेता के सालों का, उसके जीवन का यही पैटर्न रहा है, सालों से उसके जीवन का यही पैटर्न रहा है, यही ढंग रहा है, और इसी तरीके से वो अपने सामान को बेचता है, अपना धंधा करता है. I find it difficult to tear myself away from the square. विक्रम सेठ कहते हैं कि उस चौराहे से अपनी नज़र हटाने में मुझे कठिनाई हो रही थी. डिफ़िकल्ट, कठिनाई या मुश्किल. स्क्वायर, चौराहे से नज़र हटाने में इनको कठिनाई हो रही थी, यानी कि नज़र नहीं हटा पा रहे थे. फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी. और ये कहते हैं कि वो इसीलिए है क्योंकि जब भी मैं बांसुरी की आवाज़ को सुनता हूँ, उसकी म्यूज़िक को सुनता हूँ, तो हमेशा ये मेरे साथ ऐसा ही होता है. इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स. ये इसीलिए होता है क्योंकि जो बांसुरी की साउंड है, जो इसकी म्यूज़िक है, जो बांसुरी का स्वर है, ये सबसे सार्वभौमिक है. मोस्ट यूनिवर्सल, सबसे सार्वभौमिक है, एंड मोस्ट पर्टिकुलर, और सबसे विशिष्ट भी है. देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट. ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी फ्लूट ना हो, अपनी बांसुरी ना हो. तो यहाँ पे कुछ बांसुरी के नाम दिए गए हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग बांसुरी है. द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज सकुहाची, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. तो ये सभी अलग अलग देशों के बांसुरी के नाम हैं. Each has its specific fingering and compass. फिंगरिंग का मतलब होता है कि उंगलियों रखने का तरीका. बांसुरी में, बांसुरी के बॉडी पे कई होल्स होते हैं, तो उन होल्स पे उंगली रखने का पैटर्न्स भी अलग अलग होता है. तो जितनी भी यहाँ पे बांसुरियाँ हैं, सबके विशिष्ट फिंगरिंग होते हैं, यानी कि उंगली रखने का तरीका अलग अलग होता है. कंपास, और इसके अलग अलग दिशा निर्देश भी होते हैं. कंपास का मतलब होता है दिशा निर्देश. इट वीव्स इट्स ऑन एसोसिएशन. बांसुरी जो होता है ये खुद की अपनी ही संगठन ये बनाता है. इतनी सारी बांसुरियां हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन बांसुरी खुद में एक अपना अलग ही एसोसिएशन, अपना अलग ही संगठन बना लेता है. Yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. विक्रम सेठ कहते हैं, yet to hear any flute is, किसी भी बांसुरी की आवाज़ को सुनने पर, किसी भी बांसुरी के म्यूज़िक को सुनने पर, it seems to me, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, to be drawn into the commonality of all mankind, कि ये सभी मानव जाति के, all mankind, सभी मानव जाति की समानता को दर्शाता है, व्यक्त करता है, चित्रित करता है, ऐसा इनको लगता है. To be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. To be moved by music, म्यूजिक के द्वारा, जो भी म्यूज़िक की फ्रेसेस है, जो इसके स्वर है, जो इसके शब्द हैं, जो इसके बोल हैं, ये सभी के सभी ह्यूमन वॉइस से, यानी ह्यूमन के स्वर से काफ़ी मिलते जुलते हैं. क्लोसेस्ट, काफ़ी मिलते जुलते हैं. जो भी म्यूज़िक की भावना है, या म्यूज़िक की जो स्वर है, या इनके जो बोल हैं, ये सभी कुछ ज़्यादातर ह्यूमन वॉइस से, मनुष्य की भावनाओं से, उसके स्वर से मैच करता है, मिलता जुलता है. इट्स मोटिव फोर्स टू इस लिविंग ब्रेथ. It too needs to pause and breath before it can go on. Its motive force to its living breath. ये म्यूजिक का जो मोटिव है, जो इसका प्रेरक बल है, मोटिव का मतलब होता है प्रेरक बोल सकते हैं, या इरादा बोल सकते हैं, उद्देश्य बोल सकते हैं. तो जो भी म्यूजिक का, संगीत का जो प्रेरक बल है, जो इसका उद्देश्य है, वो यही है, लिविंग ब्रेथ, यानी कि जीवित श्वास. जैसे हम मनुष्य के अंदर सांस लेने पर ही हम जीवित रहते हैं, ठीक उसी तरीके से इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन.
तो इसीलिए बांसुरी बजाने के लिए भी हमें अपने ब्रेथ को, हमें अपने सांस को, इट टू नीड्स टू पॉज, ज़रूरत पड़ती है कि हम इसे रोके, पॉज करें, थोड़ा देर रुके, एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और उसके बाद हम इसमें सांस भी डालें। जब हमें इसे बजाना हो तो हम कभी कभी अपनी सांसें रोकते हैं, कभी उसमें सांस छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ही बांसुरी को बजाई जाती है। That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous vacations that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. विक्रम सेठ कहते हैं that I can be so affected by a few familiar phrases on the बांसुरी, कि बांसुरी पर कुछ परिचित धुनों को सुनकर, कुछ परिचित स्वरों को सुनकर मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाऊंगा, इतना ज़्यादा मोहित हो जाऊंगा। सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, तो सबसे पहले यही चीज़ मुझे तो हैरान कर देती है। सो अफेक्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोहित कर देना या बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देना। फ्यू फैमिलियर फ्रेसेस यानी कुछ परिचित धुन, स्वर। फॉर ऑन द प्रीवियस वेकेशंस दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड, अब ये कहते हैं कि पिछली बार जब मैं काफ़ी लंबे समय के बाद विदेश से वापस घर आता हूँ, आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स, तब मुश्किल से ही मैं इन सभी बारीकियों को, डिटेल्स को, बारीकियों को नोटिस किया हो, ध्यान दिया हो, क्योंकि मैं कई बार विदेश गया और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रह के तब मैं अपने घर लौटा, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इतनी बारीकियों को, बांसुरी के जो स्वर हैं इनकी सभी बारीकियों को मैं इतना ध्यान से नोटिस नहीं किया। एंड सर्टेनली have not invested them with the significance I now do, और certainly का मतलब होता है और निश्चित रूप से ही मैं इनके महत्व को ज़्यादा नहीं समझा या इसको ज़्यादा मैंने महत्व भी नहीं दिया। निश्चित रूप से मैंने बांसुरी और इसके स्वरों को बहुत ज़्यादा महत्व मैंने नहीं दिया। I now do, जो कि अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं इस पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि जब से ये नेपाल गए हैं और नेपाल में जब ये बांसुरी को सुने हैं तो उस समय ये बांसुरी के डिटेल्स पे, बांसुरी की बारीकियों को ये ज़्यादा नोटिस करने लगे, ज़्यादा ध्यान देने लगे। और इससे पहले भी वो विदेश गए थे लेकिन कभी भी इतनी बारीकियाँ उन्होंने नोटिस नहीं किया और बांसुरी को भी इतना ज़्यादा इन्होंने महत्व नहीं दिया जितना कि अब ये दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है जो कि काठमांडू में है, हिंदुओं का बहुत सेक्रेट टेम्पल है ये। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो को लाइक करिए। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे हेड।